खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक। मैं हूं शहजाद रज़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म मुंतखब करने में कामयाब हो गई, जो कि एक हकीकत थी, होना ही था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अददी अक्सरियत हासिल कर चुकी थी कश्मीर की असम्बली में, और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपना एक मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारा था, लेकिन जैसा कि लग रहा था कि वो ये इलेक्शन कामयाबी उसमें हासिल नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इलेक्शन जीता है पीपल्स पार्टी और नून लीग की उस सियासत को चैलेंज करते हुए जो कई दहाइयों से चली आ रही थी, और उसके असरात हम कश्मीर में भी देखते थे। एक फ़ायदा तहरीक इंसाफ को यह भी हुआ कि अपोजिशन टूट फूट का शिकार रही। PDM बनी, उसके बाद उसमें इख्तलाफ सामने आए, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो अगर एक तरफ रखें, लेकिन नवाज लीग के अंदर भी हमें इस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मफाहमत हो जाए, बातचीत के ज़रिए मामला आगे बढ़े। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं इलेक्शन इस्लाहात से लेकर नैब इस्लाहात तक जिस पर बातचीत होना ज़रूरी है, लेकिन उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में ही एक तबका ऐसा भी है जो शायद मुफाहमत की सियासत नहीं करना चाहता। वो ये समझते हैं कि अगर हमने एग्रेसिव पॉलिटिक्स की या तसादुम की सियासत के पीछे हम चले तो उससे हमारा वोट बैंक भी बचेगा और आगे हम इलेक्शन में शायद कामयाबी भी हासिल कर लें। ये उनकी सोच है, और जिसका इजहार जो है वो नेशनल टीवी चैनल्स पर भी हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अब करते हुए नज़र आने लगे हैं। तहरीक इंसाफ कश्मीर इलेक्शन के बाद आगे क्या करेगी? पार्टी को एक अच्छा एक स्टार्ट मिल गया है अगले 2 सालों के लिए, जिसमें उन्होंने अपने आप को मजीद ऑर्गेनाइज भी करना है, अपने आप को इलेक्शन के लिए तैयार भी करना है। लेकिन अपोजिशन इस वक्त जो है वो हमें एक डिसअरे का शिकार नजर आती है। क्या वो इसी तरह चलता रहेगा या नहीं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका। काशिफ रफीक साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर आजिज़ धामरा पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। आज सेनेटर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। ये अब्दुल कयूम न्याजी साहब जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं वज़ीर आज़म। नाम बहुत सारे गर्दिश कर रहे थे, बड़े बड़े नाम थे, आपके वहाँ के पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। ये क्या हुआ कि मतलब बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा हो गया? ये कोई ख़ास वजह कि न्याजी साहब जो हैं वज़ीर आज़म है इस वक्त? देखें शहजाद, अगर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फ़िलासफ़ी या उनका सोच का तरीका अगर इसको एनालाइज़ करें, ज़ाहिर है कि जो लोग उनके साथ बहुत अरसे से हैं वो इस चीज़ को, उनके लिए वो सरप्राइज़ नहीं होता, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। इमरान खान जो है वो किसी स्टेचर या किसी एक ख़ास लॉबी या से नहीं ज़्यादा मुतासर होते। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा था, वहाँ पे भी उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे उस्मान बुज़दार को वो लेके आए, और आज 3 साल हो गए हैं, बावजूद इसके कि वहाँ पे एक बड़ी कंपेन चलाई गई पंजाब की परफॉर्मेंस के हवाले से। लेकिन आपके सामने ही है, अब इंशाल्लाह हम चौथे साल में इस मिड ऑफ अगस्त के बाद दाखिल हो जाएंगे। तो आज़ाद कश्मीर में भी देखें, जो नामों की हाइप थी वो तो मीडिया की हाइप थी ना, कि मीडिया एक ख़ास जो सियासत के अंदर जो बड़े बड़े नाम होते हैं उनके हवाले से स्पेकुलेट करता है कि ये इससे पहले ये ओहदे रह चुके हैं, या ये उसके बड़े क्लोज़ हैं, या ये नज़र आ रहे हैं सामने, तो उसके बुनियाद के ऊपर करता है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है, उनकी कोशिश होती है कि कोई एक ऐसा शख्स हो कि जो कि एक आम वर्कर, एक आम आदमी हो, और बग़ैर किसी धड़ेबंदी के, ये एक बड़ी उनकी कंसिडरेशन होती है। वो धड़ेबंदी को नहीं प्रमोट करना चाहते कि चाहे आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, चाहे KPK हो, चाहे पंजाब हो, वो धड़ेबंदी को नहीं प्रमोट करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि धड़ेबंदी के बग़ैर कोई भी एक नीचे से एक वर्कर जो है वो ऊपर आए और वो परफॉर्म करने की कोशिश करे, उसको सपोर्ट की जाए। एक बात तो तहरीक इंसाफ की हद तक ये बात तय है कि वोट बैंक जो है वो इमरान खान साहब का है, उनके नाम पर लोग वोट देते हैं। बिल्कुल। पंजाब में भी अगर बुज़दार साहब आए हैं तो इमरान खान साहब की वजह से वो वज़ीर आला हैं। लेकिन उससे एक इशू ये भी आया कि जो कई लोग जिस धड़े की है, जिस लॉबी की आपने बात की कि कैंपेन उनके खिलाफ भी चली और बड़ा अरसा चलती रही, तो प्रॉब्लम आती है शायद डिलीवर करने में, रुकावटें पैदा हो जाती हैं। पंजाब की हद तक भी हमने कुछ रुकावटें देखी, उसको शायद उन्होंने अबूर कर लिया। तो कश्मीर में भी आप समझते हैं कि रुकावटें तो नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। देखें, चैलेंजेस के बगैर आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। चैलेंजेस आएंगे, पंजाब में चैलेंजेस आए,
लेकिन आपने देखा कि पंजाब में सिर्फ एंटी करप्शन पंजाब जो है उसी ने पता नहीं कितने 100 अरब जो हैं वो रिकवर किए हैं। ठीक। आप अगर इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की तरफ जाएं, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की तरफ जाएं, तो वहां पे अरबों की जमीन जो है वो रिकवर की गई है, जो कि कब्जा ग्रुप के काबू में कब्जे में थी और कई सालों से और दहाइयों से थी। और वो लाहौर शहर में, वो पंजाब के मुख्तलिफ, वो ज़रूरी ज़मीन बड़ी कीमती किस्म की, वो कब्जा ग्रुप से ली गई। देखें, ठीक। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन है कि जब आप एक सूबे का इंतज़ामी इंचार्ज जो है वो उसका ताल्लुक किसी धड़े से ना हो। जब धड़े से ताल्लुक होता है ठीक। तो फिर आप फैसले सख्त नहीं ले सकते, फिर आपको धड़े की मुताबिकत के मुताबिक चलना पड़ता है कि उसको क्या सूट करता है। तो धड़ों के अंदर तो फिर बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रफीक साहब, ये फरमाइए कि जो जवाद साहब बात कर रहे थे कि खान साहब सरप्राइज़ देते हैं, ये उनके जो करीबी साथी हैं जैसे अहमद जवाद साहब हैं, उनके लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन हम जैसे जो बाहर लोग बैठे हैं उनके लिए यकीनन होगा। तो न्याजी साहब को जो उन्होंने नामजद किया और अब वो मुंतखब हो गए हैं, कुछ सोच के किया होगा वो क्या डिलीवर करेंगे, कैसे करेंगे। फिर हमने ये भी सुना था कि कुछ इंटरव्यूज़ भी वज़ीर आज़म साहब ले रहे हैं कि कौन मुनासिब कैंडिडेट या बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है। सो इसके पीछे क्या आप समझते हैं हिकमत अमली है वज़ीर आज़म की? देखिए शहजाद, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि जिस खूबसूरती से आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और हुकूमत साजी का मामला वज़ीर आज़म साहब ने पाया तकमील तक पहुँचाया है, ये शायद उन लोगों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है या उन लोगों को जवाब है एक साइलेंट कि जो कहते हैं कि वो नॉन पॉलिटिकल डिसीजन करते हैं या वो सियासी तौर पर मिच्योर नहीं है। ठीक। उन्होंने साबित किया कि वो सियासी तौर पर ख़ासे मिच्योर है। उसकी वजूहत ये है कि जिन लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए वो बड़े बड़े पॉलिटिकल नाम थे, बड़ा उनका स्टेचर था, हर चीज़ था, और उनके इंटरव्यूज़ करने के बाद वज़ीर आज़म साहब को ये अज्यूम हुआ कि इन पॉलिटिकल फिगर्स में के साथ साथ एक अना का मसला भी बन गया है। ए नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होंगे तो सी भी नहीं होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर इन में से किसी एक को भी वज़ीर आज़म बना दिया जाता तो ये यकीनी बात थी कि शायद हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाता। ठीक। उन्होंने एक ऐसा नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सन को उठा के प्राइम मिनिस्टर बनाया कि जिनके पीछे कोई ये ज़िद नहीं थी कि वो नहीं होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो वो नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी ही डेलिब्रेशंस करके और बड़ी सोची समझी तरीके से ये मामला किया गया। लोग इसको जो मर्ज़ी कहें। दूसरी जो बात हुकूमत चलाने की है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के मामले में हुकूमत चलाने में मौजूदा सेटअप जो पाकिस्तान में फ़ाल कर रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन्होंने जो लर्निंग करनी थी वो पंजाब हुकूमत बनाने से 2 साल तक लर्निंग कर ली। अब उनके पास एक ब्यूरोक्रेसी की टीम सेट मौजूद है, उस ब्यूरोक्रेसी ने भी परफॉर्म करना है। और मैं एक और चीज़ जो मैं परसीव कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब को जो भी हैं उनको ये कहेंगे कि आप एक रूथलेस एहतसाब वहाँ पे करें। अच्छा। कि जितने लोग आज पार्टी के कंटेंडर बने हुए हैं ये कल दूसरी जमातों में थे, वो इधर आ गए, ये किसी ना किसी तौर पे हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। वो इतना बजट जो कश्मीर में लगा उनमें सड़कें नहीं बनी, उनमें बुनियादी सहूलियात नहीं गई, ज़रूरियात नहीं आवाम को और मिली। उसके लिए ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म साहब पहले खुद आज़ाद कश्मीर के अपने एहतसाब को अपने लिए अपने आप को पेश करें और फिर एहतसाब के अमल को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। और इस मामले के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब जो है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, वो इस मामले के ऊपर मामला को वेरी राइट, वेरी राइट। धामरा साहब, ये ज़रा बताएं कि आपने यानी पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो नामजद किया, जो नज़र आ रहा था कि वो जीत नहीं पाएंगे ये इंतखाब। बेहतर होता अगर आप लोग जो इलेक्शन लड़ा वो भी मिलकर लड़ते तो शायद कोई सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती या कोई मतलब बड़ा टाइट किस्म का मैच हमें देखने को मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होना कश्मीर का, वो तो आलम अखबार बात थी कि हाउस के अंदर जिसकी अक्सरियत थी उसका वज़ीर आज़म बनना था। मगर आपका एक बुनियादी सवाल है कि अपोजिशन अगर इकट्ठा इलेक्शन लड़ती तो उसके नताइज कुछ और होते, क्योंकि जो अपोजिशन ने मैंडेट लिया है, जो वोट लिए हैं, उसमें ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि अगर 7 इलेक्शन लड़ते तो सूरत हाल कुछ चेंज थी। मगर वो जाहिर है हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, इसलिए हम अपने प्लेटफार्म पर लड़ रहे थे। और खास तौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं कहता हूं कि कश्मीर इलेक्शन ने ये बात साबित कर दी कि पीपल्स पार्टी एक स्टेक होल्डर के तौर पर कश्मीर में मौजूद है। वो 2nd नंबर पे पार्टी आई थी और पीपल्स पार्टी ने जो सीटें लूज की हैं उसकी जब आप रिजल्ट उठाएंगे तो वो आपको चंद सौ वोटों से, कहीं 200 कहीं 150 वोटों से
वो सीटें पीपल्स पार्टी को हराई गई। मैं हराने का इसलिए ये हवाला दे रहा हूं कि आजाद कश्मीर की इलेक्शन में वफाकी वुज़रा ने जिस तरह पैसों की बंदरबांट की थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए थे पाकिस्तान के, और उसके बाद पोलिंग डे पे जो वजीर थे, नेशनल असेंबली के जो डिप्टी स्पीकर थे, वो क्या कर रहे थे वहां पे। जाहिर है ये सारी इलेक्शन मैनेज की हुई थी, और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये इल्जाम लग रहा था कि उसके पास तो 8 जो कैंडिडेट हैं, कई मरतबा फवाद चौधरी साहब ने, कई मरतबा मेरे साथ इन्हीं टॉक शोज के अंदर उस्मान डार ने कौम को ये बताया कि इनके पास तो उम्मीदवार ही 8 है। मतलब झूठ का एक मतलब कोई दुम होती है, कोई मुंह होता है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूं आपसे, वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जमात पर ही एक तनकीद की, एक सेल्फ क्रिटिसिज्म में उनका देखने को आया है कि अभी हाल ही में इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग की हिकमत अमली ठीक नहीं थी, अगर ठीक होती तो कश्मीर के इंतखाबात का नतीजा मुख्तलिफ आ सकता था। क्या वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बेहतर होता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर ही इलेक्शन लड़ती? आई थिंक मे बी उनका इशारा इस तरफ हो कि पीडीएम ना टूटती, या अगर पीडीएम टूट भी गई तो पीपल्स पार्टी के साथ अगर तमाम अपोजिशन जमायतें इलेक्शन लड़ती तो नतीजे और थे। मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस पार्टी को आप कहें कि सिंध की टुकड़ी हुई पार्टी हो, जिस पार्टी के लिए आप कहें कि ये इनके स्टिक तमाम जगहों पे खत्म हो गए, उस पार्टी ने कम से कम ये साबित किया कि हम दूसरे नंबर पार्टी पे आए हैं, और जो हमारी सीटें लूज करवाई गई उनमें आप तनासुब देखें कि वोटों का जो रेशो है जो हारने का वो कितना है, उसमें आपको बात जो है वो सामने आ जाएगी। तो पीपल्स पार्टी एक स्टेक होल्डर के तौर पर कश्मीर में सामने आई है। बाकी अब आगे इस ये कश्मीर का इलेक्शन, बाकी एक बात ये पीटीआई का अंदरूनी मामला है कि वो किसको वजीर आजम बना रहे हैं। वेरी राइट। लेकिन ये मुझे बताएं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात हो रही थी, पंजाब पे मैं आता हूं, लेकिन ये मुझे बताएं, ये बताइएगा कि ये कश्मीर का इलेक्शन आपको सबक क्या देता है कि आप अकेले अगर लड़ेंगे, यानी पीपल्स पार्टी अलहदा इंतखाब में जाएगी, नून लीग अलहदा, तो आप तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकते। अगर आपने कुछ करना है तो आपने इकट्ठा होना है। क्या यही बात है? देखें हमने शुरू से ये कहा था जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, हमारा मुकाबला पीटीआई के साथ है, पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। हम शुरू से इन्हीं टॉक शोज में ये कहते थे, मगर मजाक उड़ाई जा रही थी। तो पीपल्स पार्टी आज भी कश्मीर में सिंगल पार्टी के तौर पर मुकाबले के लिए तैयार थी। मगर आप इन बात का जवाब ले लें ना, तो क्यों पैसे बांटे जा रहे थे, क्यों पोलिंग डे पे वुज़रा जो है वो पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे थे। अच्छा, उसके लिए बात ये दूसरी जानिब से जो हुई वो ये कि आपके पास फोरम मौजूद है, इलेक्शन कमीशन वहां पर है, उस पर शिकायत हो सकती हैं, और ये कंप्लेंट आई और उसके बाद उसी वजीर जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनको वहां से निकल जाने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद वो वहां से चले गए। मैं वापस आता हूँ, जरा अहमद जवाद साहब को मैं एक सवाल कर लूँ, मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। अहमद जवाद साहब, ये आप को निकाला गया था। चलें, आप अहमद जवाद साहब ये बताएं कि कश्मीर के इलेक्शन के बाद आप समझते हैं कि अपोजिशन में ये रियलाइजेशन पैदा हो जाएगी कि इकट्ठे मिलकर हम तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकते हैं और शायद उसको हरा भी दें? मतलब ये एक तो आपके लिए एक वो भी है, जीत तो है लेकिन इससे एक चैलेंज की सूरत भी नज़र आ रही है। देखें शहजाद, जिस तरह से हमारे मुल्क की सियासत वक्त के साथ चेंज हुई, और जब मैं कहता हूँ वक्त के साथ चेंज हुई तो उसमें मेनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक थर्ड पॉलिटिकल पार्टी, एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे आना। लेकिन उसके बाद जो हमने उस फिनोमेने में मज़ीद जो हमने देखा वो ये था कि वो जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले थीं, वो आपका जो सवाल है वो जवाब उसका उन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती थी, आज वो जब तक इकट्ठे होकर पीटीआई के सामने नहीं आती वो इलेक्शंस नहीं जीत सकती। तो ये एक और उस फिनोमेने को कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तीसरी सियासी कुव्वत के तौर पे आई और अब एक पाकिस्तान की नंबर 1 सियासी कुव्वत बन गई कि अब अपोजिशन की जमातों ने अगर उसका मुकाबला करना है तो उनको इकट्ठे होकर मुकाबला करना होगा, अकेले वो मुकाबला नहीं कर सकते। इस पे जो अकेले जब वो मुकाबला करेंगे तो वो इसी तरह से उनकी सीटें जो हैं वो कुछ नून लीग के पास होंगी, कोई पीपल्स पार्टी के पास होंगी। लेकिन इसमें जो चीज़ शहजाद देखने वाली है कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी सीटों को अगर आप मिला लें तब भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब नहीं पहुंच पा रही। और ये चीज़ जो है हमने अब हमें एक ट्रेंड के तौर पे नज़र आ रही है। ये सियालकोट का इलेक्शन भी आपके सामने है, अगरचे इससे पहले ज़िमनी इलेक्शंस जब हुए तो उसमें एक बड़ा परसेप्शन क्रिएट किया गया कि अवाम जो है वो पीटीआई से गालबन
खुश नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादातर ज़िमनी इलेक्शंस ऐसे ही थे, एक कराची की कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के, कि जो कि सीटें पहले ही PMLN की थी या पीपल्स पार्टी की थी, उन्होंने उसको दोबारा जीत लिया। सियालकोट के केपी की अंदर एक सीट थी जो आप अपनी हारे थे, जी, एक कराची की सीट जो है, और ये केपी की सूबाई की, एक KP की, यस बिल्कुल। तो ये 2 सीटें थी, इसके अलावा तो वो सारी सीटें वही थी जो कि हमने, और इसमें हम अपोजिशन की भी एक सीट जो थी JUIF की, जो कि फाटा में थी, वो सीट PTI ने जीती, और ओवरऑल जो नंबर्स थे वो पार्लियामेंट के अंदर सेम ही रहे। लेकिन अब ये सियालकोट का आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान, तो ये भी आपको अच्छा एक ये ट्रेंड बात की तरफ दुरुस्त है, लेके जा ये रहा है। बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वोट बैंक तोड़ा है वो पीपल्स पार्टी के बजाय नून लीग का ज्यादा तोड़ा है, और पीपल्स पार्टी का वोट मतलब चलें पॉकेट्स में कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। जब वो वाला वोटर अगर नून लीग के जो बचा कुचा जो वोट बैंक है उसके साथ मिलेगा, तब PTI को चैलेंज होगा, क्योंकि आपने तो बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के वोट में डेंट डाला है। शहजाद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है, लेकिन PMLN चूंकि उसकी मेन ताकत थी पंजाब के अंदर, और PTI का जो राइज है वो भी KP के बाद जो है वो मोस्टली पंजाब से हुआ, तो जाहिर है कि PMLN की स्पेस जो है वहाँ पे सुकड़ गई। लेकिन अगर आप देखें पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी का तो ग्रेजुअली अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले उसका पंजाब से खात्मा हुआ, फिर उसका KP से खात्मा हुआ, फिर उसका जो है सिंध के अंदर भी कराची से खात्मा हो गया। यानी लियारी की अगर आप सीट को याद करें तो शायद 4-5 दहाइयों के बाद शायद पीपल्स पार्टी वो सीट हारी है, और वो भी बिलावल भुट्टो जो इनका अपना चेयरमैन था वहां बैठा हुआ, और एक हमारे वर्कर ने उसको लियारी में हराया। तो पीपल्स पार्टी का फिनोमेना भी उसी तरह से ही है कि वो दूसरों सूबों से सिमटती हुई सिंध में गई, और सिंध में कराची से फारिग होने के बाद वो अंदरूनी सिंध तक अब महदूद होकर रह गई है। इसीलिए हमारे अगर पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से ये आया है कि अब हमारा अगला टारगेट जो है वो सिंध है। व्हाई नॉट, कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन के बाद, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जीतने के बाद, अब हम क्यों ना सिंध की तरफ देखें और वहां पे क्यों ना पेशकदमी करें सियासी तौर पे। वेरी राइट, वेरी राइट। तो रफीक साहब, ये सिंध में पेशकदमी कैसे होगी तहरीक इंसाफ की, ये जरा थोड़ा सा बताइएगा। देखिए शहजाद, मैं एक चीज़ तो आपको बता दूं कि PDM जो है वो सियासी तौर पे बिल्कुल उनके रास्ते जुदा हैं, और ये इस सियासी सूरत हाल में इनकी कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट हो सकती है मैन टू मैन, लेकिन ये इकट्ठे मिलकर कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इलेक्शन अलायंस नहीं बनता। उसकी एक रीज़न है, देखिए उसकी रीज़न PTI नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने 30-35 साल इस मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ सियासत की है, धड़े किए हैं, गली मोहल्लों तक गए हैं। अब कैसे एक दूसरे के वोटर को वो करेंगे। ठीक, दूसरी बात जो है, देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो में चीज़ें ग्रेजुअली गेन होती हैं। अगर मरकज़ में डिलीवरी हो रही है, पंजाब में डिलीवरी हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, और आज़ाद कश्मीर में भी लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, और अदर साइड सिंध के अंदर मुसलसल 3 टन्योर से एक हुकूमत बैठी है और उसकी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो लोग अफेंड हो जाते हैं, लोग अनाइड हो जाते हैं कि यार आप चेंज करें, शायद यहाँ पे भी कोई बेहतरी आ जाए। सो ये फिनोमेना जो है लोगों की नज़र में कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ती तो ये 17 की बजाय शायद 12 सीटों पे खड़ी होती। ठीक। ये जो सीटें दोनों की मिला के हैं, ये सीट, हाँ ये जरूर था कि ये दोनों मिलके लड़ती तो शायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो एक की बजाय 3 या 4 सीटें लेके चली जाती, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वोट इंक्रीज कर जाती। सो ये तो आपस में मिलके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, एक निशान पे सीट एडजस्टमेंट होगी। और सियालकोट में जो सीट पहले कौमी असम्बली की जीती गई उसमें पीपल्स पार्टी ने नून लीग की सपोर्ट की। ये सूबाई सीट जो कि 20 साल के बाद PTI ने जीती, उसकी वजूहत ये थी कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग की सपोर्ट वहां पे नहीं की। सही। तो ये एक डायनामिक्स, जो ग्राउंड डायनामिक्स है, उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। बाकी रहेगी सिंध की बात। देखिए सिंध में मुख्तलिफ पोलिटिकल अलायंस है, फोर्सेस हैं। पीर पगाड़ा साहब के एक बड़े अच्छे बंदे जो उनसे हैं वो तहरीक इंसाफ ने अपने पास ले ली हैं, अरबाब रहीम साहब। अब पीर पगाड़ा साहब का अपना एक स्टेक है, MQM वैसे श्रिंक हो गई है, कराची का वोट बैंक पहले ये डाइवर्ट हो चुका है, जो MQM थी वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। तो जो इंटीरियर सिंध है इस वक्त, और आज देखिए सिंध के अंदर
मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को थ्रेट फील होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने सिंध के अंदर आज भी अपने जो मुशीरान हैं उनमें तब्दीली की है और लोगों को आना जाना शुरू कर दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि अरबाब रहीम साहब और वो मिलकर कोई ना कोई लोगों को शामिल करना शुरू कर दे और पीपल्स पार्टी की पोजीशन कमजोर होनी शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक। धामरा साहब, ये जो एक सियासत में इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, यानी कि एक हुकूमत एक से ज़्यादा दूसरी मरतबा नहीं आ सकती, 2 दफ़ा चलें कर लें तो तीसरी बार नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी पाबंदी तो है नहीं कि आपने कितनी बार इक़्तिदार में आपने आना या नहीं आना। तहरीक इंसाफ ने इस फैक्टर को तोड़ा, ये तो एक हकीकत है कि केपी में उनकी हुकूमत थी, दोबारा वो कामयाब हो गए। अब वफाक में देखना है अगले इंतखाबात में कि ये इस फैक्टर को तोड़ते हैं कि नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जैसे सही कहा कि हुकूमत कर रही है और डिलीवरी के ऊपर लोगों को यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप भी ये तनकीद सुनते होंगे। सो अगर यही हालात रहे आप समझते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अंदरून सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत इंटैक्ट है अभी तक, उस पर आप समझते हैं असरअंदाज होने में कामयाब होगी या नहीं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सियासत करने का हर जमात को हक है कि वो किसी भी सूबे में ख्वाहिश रखे कि किसी की हुकूमत को गिरा दे। आपने कहा कि सेकंड टाइम वो केपीके में आए तो थर्ड टाइम सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी है। और मैंने अभी भी आपको ये मिसाल दी कि कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी जो सीटें लूज कर गई हैं, उनके जो वोटों की तनासब को आप देखेंगे कि कितने कितने वोटों से मार्जिन से हम हारे हैं या हराया गया है, तो वो आपको बात समझ चलें सिंध की बात कर रहे हैं ना अभी। तो दूसरी बात मैं अपने सूबे में आ रहा हूं। अब अगर हम इस बात को तस्लीम कर लें कि जी अरबाब गुलाम रहीम जो वाइसराय बन के सिंध में आएगा, उस बेचारे को तो अपना घर नहीं नसीब हो रहा है, वो सामान लेके आए थे घर इस्लामाबाद। इतनी तो बड़ी इज्जत कर रही है पीटीआई सिंध के लोगों के साथ कि उनको आपने एजाजी मुशीर बना दिया, मगर उसको घर देने के लिए तैयार नहीं है, वो बेचारा धक्के खा के वापस आ गया। और दूसरी बात यह है कि अगर डिलीवरी नहीं हो रही, अगर सिंध में परफॉर्मेंस नहीं है, तो तीसरी मरतबा पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में बैठी है। आज भी अगर कोई सूबा कंपेयर करे सिंध के साथ, 40 तैलीमी एकेडमिक इदारे हैं जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटियां हैं, जनरल यूनिवर्सिटियां हैं, कैडेट कॉलेज हैं और खवातीन के वाहिद पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज में आपको सुबह सिंध में मिलेंगी। आज भी सरपार करके अंदर नेशनल ग्रिड में जो बिजली जा रही है 650 मेगावाट बिजली की, वो वहां पर सिंध से आ रही है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप सिंध का देख सकते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी गधा गाड़ी चलाने वाला अल्लाह माफी दे, अगर उसको कार्डियो का कोई इश्यू होगा तो वो फ्री ऑफ कास्ट इलाज कर सकता है। आज भी गंबट में किडनी ट्रांसप्लांट फ्री में होता है। आज भी मसनूई दिल का इलाज सक्कर की एनआईसीबीडी में मौजूद है, ये फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा, ये जो डिलीवरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो ये गुजारिश सुने, फ्री होता है, गुजारिश सुने, ये जो डिलीवरी कर रही है पाकिस्तान, सुने मेरी आखिरी बात सुन ले। जी जी देखिए, इस तरह अगर टीवी पे बैठ के अगर हम कहेंगे तो मैंने आपको भी कहा कि ये किस तरह कहते थे कि 8 निशस्तों पे पीपल्स पार्टी खड़ी है, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। 11 तो हमारी सीटें हैं, 6 सीटें हमें आपने हराई 150 से 200 वोटों पे। तो इस तरह की अगर गलत बयानी से चलें, वो अब सिंध पे आ गए ना, कश्मीर से निकल के अब सिंध पे आ गए। सिंध की बात है, अगर उसी तरह डिलीवरी, गुजारिश सुन लेना, 3 टर्म आपने सही कहा और पिछले 3 टर्म से आपकी परफॉर्मेंस इसी तरह जबरदस्त है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। सो अब नून लीग की गवर्नमेंट आई, पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो आप तो कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन हार ही नहीं सकते थे, फिर नून लीग से आप कैसे इलेक्शन हार गए? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? वफाक की बात कर रहा हूँ ना, कि 2013 में जब आप इलेक्शन हारे हैं, अगर डिलीवरी और कारकर्दगी सिंध में भी बहुत जबरदस्त थी, बाकी जगह भी, तो फिर तो इलेक्शन हारना ही नहीं चाहिए था पीपल्स पार्टी को। नून लीग से कैसे हार गए? नंबर वन 18th अमेंडमेंट जो थी वो सिर्फ सूबा सिंध के लिए नहीं थी, वो तमाम सूबों के लिए थी। और जो एनएफसी अवार्ड था वो पीपल्स पार्टी की गिफ्ट थी चारों फेडरेटरी यूनिट्स के लिए। पीपल्स पार्टी के ऊपर जिस तरह 2013 में बैन था इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, ये आलम आशपार बात है। ये पूरी हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि किस तरह पीपल्स पार्टी के काफिलों के ऊपर हमले किए गए, किस तरह पीपल्स पार्टी के कारकुनों को शहीद किया गया। ये तमाम ऐसे मामला थे जिससे पीपल्स पार्टी इलेक्शन कारकर्दगी का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जिस तरह लास्ट असेंबली में कश्मीर में 3 सीटें थी हमारे पास, अब इम्प्रूव हुआ है, तो इम्प्रूवमेंट का मरहले से हम गुजर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कभी ना कभी। चलें, ठीक हो गया। चलें, जवाद साहब के पास आता हूं, फिर आपकी जाने आता हूं मैं। जवाद साहब, एक तो ये अगर कोई जवाब देना चाहें ये जो धामरा साहब बात कर रहे थे। दूसरा, पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन को हारने वाला तस्लीम नहीं करता, ये तो फैक्ट है। तहरीक इंसाफ भी अगर इलेक्शन में लूज करती है तो वो भी, आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आप भी बात करते हैं, वो लोग भी बात करते हैं। सो इसका हल है इस्लाहात, आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। अब ये जब ये लोग ये चीज़ इसको रियलाइज़ करते हैं
सो फिर इस्लाहात होती क्यों नहीं, ये ज़रा समझाइएगा। देखें, सबसे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने उठाया है, बहुत पर्टिनेंट है, बहुत रेलेवेंट है, और बेसिकली हमारा वे फॉरवर्ड, हमारी सियासत का जो फ्यूचर है वो इस सवाल में पोशीदा है, इसके जवाब के अंदर पोशीदा है। पहले मैं, अगर आप इजाज़त दें, थोड़ा सा मैं अगर सिंध के हवाले से चूँकि बातचीत हो रही थी, देखें, हमें ये देखना है कि सिंध में तकरीबन ये देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद सूबा है कि जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी 2008 से अब हम 2021 में आ गए हैं, 13 साल मुसलसल, और 13 साल में तो दुनिया फ़तह हो जाती है। हज़रत उमर ने 9 साल में पूरी दुनिया, आधी दुनिया फ़तह कर ली थी। टर्की के अर्दोगान ने जो है वो इन्हीं 13 साल में टर्की को कोई 60वें नंबर से दुनिया के टॉप 20 इकोनॉमीज़ में वो लेके आ गया, कहाँ से कहाँ ले गया। मतलब 13 साल का अरसा इतना होता है कि अगर किसी को मिल जाए तो वो 13 साल में जो है ना वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कुछ हमें नज़र क्यों नहीं आता। आप कराची से शुरू हो जाएं, जो कि कराची जो कि एक अमन का गहवारा होता था, वो कराची जो कि इंडस्ट्री, जो कि ट्रेड और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मतलब है कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बिजनेस हब, ये सब कुछ होता था, वो कराची आज पानी के लिए तरस रहा है। वो कराची जो है उसमें बेसिक सहूलियात जो हैं, सीवरेज का निज़ाम है या बिजली का निज़ाम है या वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या वहाँ पे कुछ बारिश हो जाए तो वहाँ पे क्या हाल होता है, वहाँ के अवाम जो है जिस तरह से सिसक रही है अपनी बेसिक सहूलियात के लिए, तो आप बाकी इंटीरियर सिंध का तो सोच सकते हैं। अब उसमें मुझे थर पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लड़काना पे एड्स की बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो 2 लाख से ज़्यादा कुत्ते के कांटे से जो वहाँ पे लोग जो हैं इफेक्ट हुए हैं उस पर मैं बात नहीं करता। यानी कहने का मकसद ये है कि 13 साल में तो आप सिंध को एक ऐसा मॉडल बना सकते थे कि जिसकी बुनियाद पे जो आपने सवाल किया कि 2013 का भी इलेक्शन जीत सकते थे और 2018 का इलेक्शन भी जीत सकते थे। हम अगर 2013 में केपी में अगर जीते और वहां पे हमने जो परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट हमें 2018 के फेडरल इलेक्शन में भी देखने को मिला कि हमने वहां से फिर तरक्की करके फेडरल में आ गया। यानी कहने का मकसद ये है कि कारकर्दगी बोलती है और कारकर्दगी ही इलेक्शन में आपका फैसला करती है। अब मैं आपके इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से देखें, 2008 से लेके 2018 तक 10 साल, ठीक है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज के पास हुकूमत थी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने ना मिलके ना इंडिविजुअली कोई एफर्ट नहीं की इलेक्शन इस्लाहात के लिए, किसी किस्म की कोई इलेक्शन इस्लाहात नहीं हुई, इसलिए कि वो सिस्टम उनको सूट करता था। जब 2018 में वो इलेक्शन हारते हैं तो वही सिस्टम उनको अब सूट नहीं करता, अब वो उसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। अब जब सवालात उठा रहे हैं तो पीटीआई अगर इनिशिएटिव लेती है इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, आपको हो सकता है उस पर बहुत सारी चीज़ों पे एतराज़ात हो, आपको ईवीएम पे भी एतराज़ हो सकता है, ओवरसीज़ के वोट के ऊपर भी एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये एतराज़ात जो हैं ये तो टेबल पे बैठ के डिस्कस हो सकते हैं ना। लेकिन अगर तजवीज़ पीटीआई दे रही है जिसके ऊपर एतराज़ किया जाता है उसके इलेक्शंस के ऊपर, तो आप एटलीस्ट उसको नेगोशिएट तो करें, उसके ऊपर बातचीत का तो आगाज़ करें। लेकिन अगर आप तजवीज़ आए इस्लाहात के हवाले से तो आप उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दें तो जाहिर है कि फिर आप आगे तो नहीं बढ़ सकते। और अगर इलेक्शन इस्लाहात नहीं होंगी तो इस मुल्क की सियासत पे सवालिया निशान भी रहेंगे, इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम जो है वो भी मुश्किल से आएगा। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के मुफाद में है कि वो इलेक्शन इस्लाहात मिल के करे जिसमें सबको यकीन हो और उससे पाकिस्तान की अवाम का जो वोट है उसकी सही कदर का पता चल सके, उसके सही जीतने वाले का पता चल सके, किसी को कोई एतराज ना हो। एतराज ना हो रफीक साहब, एतराज ना हो। हम इस्लाहात तो कर सकते हैं, बड़े बड़े आला दिमाग पाकिस्तान की सियासत में बैठे हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के मसवदे बना सकते हैं, उनको पास भी करा सकते हैं असेंबली से, कानून साजी भी हो जाएगी। असल चीज़ जो अपोजिशन भी ये बात करती है कि इम्प्लीमेंटेशन, जवाद साहब भी एग्री करेंगे कि कानून जितना मर्जी अच्छा हो, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस्लाहात अगर हम करेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे इस्लाहात भी हों और इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट भी हो जाए? देखिए शहजाद साहब, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले आप इस्लाहात के ऊपर कंसेंसस डेवलप करें और नीयतन करें, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ना करें। अगर आपकी नीयत ठीक है, आप कंसेंसस डेवलप करके इस्लाहात लेके आते हैं तो फिर कानून अपना रास्ता बनाता है। ठीक नंबर
दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इस्लाहात की बात है, देखिए इस्लाहात में नेगोशिएशन का मामला यह है कि एक तजवीज़ आपने दी, एक तजवीज़ मैंने दी, या आप मुझे दलील से कन्विंस कर लेंगे या मैं आपको कन्विंस कर लूँगा। यहाँ पे दलील तक बात ही नहीं पहुँची। यहाँ तक तो ये एतराज़ है कि हुकूमत की तरफ से इस्लाहात रखी गई, अपोजिशन ने कहा हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? और मैं आपको बताऊँ कि जो मैंने स्टडी किया है, 49 या 50 इस्लाहात में से सिर्फ एक पॉइंट जो है वो आज तहरीक इंसाफ बैक पे ले जाए, ये बाकी सारी इस्लाहात अपोजिशन मानने को तैयार हो जाएगी। वो कौन सा पॉइंट? और वो पॉइंट है ओवरसीज के वोट वाला। ठीक। क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर ओवरसीज का वोट बैंक अनश्योर हो गया, वो पॉलिटिकल सिनेरियो में आ गया, तो ओवरसीज वोट बैंक जो है वो इमरान खान साहब का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बिलावल भुट्टो साहब का, या नवाज शरीफ साहब का, या जरदारी साहब का, या मरियम नवाज साहबा का, जिनका भी आप दीगर पॉलिटिकल फिगर को ले लें। सो ये बेसिकली वो खौफ है ओवरसीज वोट का कि अगर ये वोट जो है ये आ गया तो ये फिर नेक्स्ट जो इलेक्शन है 2023 में वो चला जाएगा उधर। दूसरा शहजाद साहब, बस एहतराम आजिज़ धामरा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अभी आप उनके पास जाएंगे, मेरी तरफ से आप ये सवाल पूछ लीजिएगा कि ये बड़ा अजीब सा लॉजिक है जी सियासी तौर पे कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीते तो इनको जितवाया गया है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीते तो वोट की सेंटिटी बहाल हो गई, नून लीग इलेक्शन जीते तो अवाम ने फैसला सुना दिया। कौन सी ऐसी सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी या नून लीग, ये कहें, इनको मैं चैलेंज करता हूं, ये बताएं कि ये वोट के बैंक के ऊपर जो सब हुकूमत में आए हैं, बताएं पीपल्स पार्टी तीसरी दफा वोट के बैंक के ऊपर आई है? क्या इनकी डील्स निगोशिएशन नहीं होती रही है माजी में उन लोगों के ऊपर जिनके बारे में ये इतराज़ात रखते हैं? देखें, सियासत में बर्दाश्त को रास्ता दें, आप अफहाम व तफहीम का रास्ता लें, वो आपका हक तस्लीम करें, आप उनका हक तस्लीम करें। बिल्कुल ठीक। उन्होंने तो 20-18 साल अपोजिशन गुजारी है ना, जिगरे से गुजारी है। आप अगर 5 साल गुजार लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ठीक। धामरा साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं बड़ी ज़रूरी हैं, ये तमाम सियासी जमातें मानती हैं। अपोजिशन ने तजावीज़ रखी, आपको पसंद नहीं थी, आप उन्हें मुस्तरद कर देते, अपनी तजावीज़ लेके आते, लेकिन उसके लिए बैठना ज़रूरी है। 18वीं तरमीम में जितनी सियासी जमातें बैठ कर उस पर गुफ्त शनीद कर रही थी, वो उनका सियासी जो उनके अकायद थे वो बहुत मुख्तलिफ थे, एक दूसरे की वो सियासी बड़ी आप समझ लें कि राइवल्स थी यकीनन। तो अब क्या वजह है कि चाहे तहरीक इंसाफ के साथ आपको जो भी इख्तलाफात हों, लेकिन ये इस्लाहात तो सबकी मुश्तरका होंगी ना, ये आप PTI की गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती है तो कंटिन्यू करेंगी? धामरा साहब देखें, पहली बात तो पीपल्स पार्टी पे सवाल करना बिल्कुल बनता है, और पीपल्स पार्टी है ही इसलिए कि वो जमहूरी पार्टी है, उनसे सबसे ज्यादा सवालात होते हैं। जहां तक 18th अमेंडमेंट की आपने बात की, अगर PTI होती तो 18th अमेंडमेंट होती नहीं, क्योंकि PTI जो है वो अपने मकासद के अलावा कोई नेगोशिएशन करती अच्छा चलें, अब इस्लाहात पे आ जाए ना, 18th अमेंडमेंट तो दूर की बात है। मुझे बात करने दीजिएगा ना, पहले तो उन गुफ्तगू में आप नहीं, मैंने सवाल आपसे कुछ और पूछा, इसलिए मैं आपको मैं आ रहा हूँ उस बात पे, मैं आ रहा हूँ, जरा थोड़ा सब्र करिएगा। जी। देखिए, पहली बात आपने इस्लाहात की इस्लाहात अगर PTI के मंशा के मुताबिक होने हैं तो वो बात क्लियर कर देनी चाहिए। और जहां तक अभी मेरे भाई ने सवाल किया कि जब पीपल्स पार्टी हारती है तो इल्जाम लगाती है, जरा मुझे ये बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी कोटा पे रखा था, उससे इस्तीफा का मुतालबा क्यों किया था? वो कौन था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का? उनका नाम इमरान खान है। मतलब एक ज़मीनी इलेक्शन डस्का का जब वो हारे थे तो उन्होंने इस्तीफा का मुतालबा किया था। क्या ये जमहूरी था? क्या उन्होंने एक ज़मीनी इलेक्शन के हजम किया था? उस जो नतीजे थे उनको हजम किया था उन्होंने? ये बात छोड़ दीजिएगा, ये आपका काम नहीं है, आप तजज़िया करें गैर जानिबदार। अगर इस तरह के सवालात हमसे होंगे तो बहुत सारे सवालात हैं। अच्छा चलें, जवाब साहब इसका जवाब दे देंगे, लेकिन इस्लाहात पे आ जाइएगा जरा। इस्लाहात के हम हामी हैं, सबसे बड़े हामी हैं, मगर इशू ये है कि नेब के इस्लाहात पे अगर हम बात करें तो चोर चोर कहलाए। वजीर आजम साहब कहें कि नेब मेरे दोस्तों को तंग कर रही है, उसमें वो ऑर्डिनेंस लेके आए तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वजीर आला अच्छा नेब पे भी आ जाते हैं, अगर सब्सिडी की दामरा बात साहब, आ जाए तो दामरा वो हराम है। गुजारिश सुने ना, वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। दामरा साहब, नेब इस्लाहात पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन अभी जो सवाल मैंने आपसे किया है वो इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर है कि उस पर क्यों नहीं बात हो रही? पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी हामी थी, मगर मैंने कहा कि आपको इलेक्शन जो इस्लाहात है उसके लिए पार्लियामेंट से रुजू करना पड़ेगा। PTI की मंशा के मुताबिक इस्लाहात नहीं होंगे। मैं आखिर में ये बात कह रहा हूं ना कि PTI की जो सो कॉल्ड एक क्रेडिबिलिटी है कि अगर सब्सिडी दूसरा सूबा दे तो वो हराम है,
मगर इनका वजीर आला दे अगर देखें ना, पाकिस्तान वो तहरीक ऐलान है। इंसाफ हुक्मरान जमात है, उसने अपनी तजावीज़ दी, आपको वो तजावीज़ पसंद नहीं है, उसके बदले में आप और तजावीज़ करें, लेकिन उसके लिए आप लोगों का बैठना ज़रूरी है। 18वीं तरमीम खाली असम्बली के फ्लोर पर डिस्कस नहीं हुई, उसके लिए कई महीने जो है वो बैठकर गुफ्तो शनीद होती रही, बातचीत होती रही, उसके बाद जाके कोई एक मुसवदा सामने आया जो पार्लियामान में पेश हुआ और चंद दिन में उसको पास कर लिया गया। तो सवाल ये है कि उसके लिए बैठना जरूरी है, बैठ क्यों नहीं रहे हैं इस पर? बैठ तो पीटीआई नहीं रही है ना बाबा, आप अच्छा, इनसे PTI गारंटी नहीं ले लें, आज के प्रोग्राम में ये इंश्योर करवा दें, ये इंश्योर करवा दें कि इनकी मंशा के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान में रियल इलेक्शन रिफॉर्म। देखें, मंशा देखें, आप अपनी सोच के मुताबिक आप इंतखाबी इस्लाहत लेके आएंगे, ये अपनी सोच के मुताबिक लेके आएंगे और बैठ के फिर इसी पे तो डिस्कशन, निगोसिएशन, बार्गेन होगा ना। लेकिन बैठना जरूरी है। तो कर रहे हैं, इमरान खान जैसी क़यादत से कौन चलें, गारंटी लेगा कि वो बैठेगा? वो फिर कहेंगे जरदारी साहब जैसी क़यादत में कहां बैठना, फिर तो बात ही नहीं आगे बढ़ेगी। जवाद साहब ये वो कहते हैं कि जी आपकी मंशा के मुताबिक है तो आप अपनी मनपसंद जो है वो तजावीज़ ला के इम्पोज करना चाह रहे हैं। देखिए, वो उसका बड़ा अच्छा जवाब काशिफ ने दिया था कि आप तजवीज़ ही दे रहे हैं ना, आप अभी कोई डिक्टेट तो नहीं कर रहे ना। हमारी तजवीज़ हो सकता है उनको पसंद आए, हो सकता है ना पसंद आए, ये तो एक निगोसिएशन है, एक डिबेट है। जब भी आपने अपोजिशन ने या हुकूमत ने मिल के इस्लाहात पे काम करना है, या इससे पहले माजी में 18th अमेंडमेंट पे अगर काम किया था, देखें ये तो डिस्कशन से और डिबेट से ही मसला हल होगा ना। इसको हम बिल्कुल हम वो तजावीज़ देंगे जो हम बेहतर समझते हैं। हम वो तजावीज़ तो नहीं दे सकते जो कि अपोजिशन के अगर जहन में कोई चीज़ है, लेकिन अपोजिशन के जहन में जो चीज़ है वो ले आए ना टेबल के ऊपर और उसको डेलिब्रेट कर लें, डिबेट कर लें। वो पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो सकती है, कमेटीज़ में भी डिस्कस हो सकती है, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मरला आएगा। वो एक इलेक्शन कमीशन वहाँ पे मौजूद है, और ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर हमें भी एतराज़ात रहे थे डस्का के इलेक्शन के हवाले से। जब बात की उन्होंने आजिज़ साहब ने, देखें डस्का के हवाले से जो सबसे मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि हुकूमत में होने के बावजूद एक इलेक्शन है, उसको हम जीतते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वहाँ पे दोबारा री इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे PMLN जीत जाती है और हम उस फैसले को तस्लीम कर लेते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक नया ट्रेंड है। इससे पहले जो हुकूमतें होती थीं, चाहे वो PMLN की थी या पीपल्स पार्टी की थी, ज़िमनी इलेक्शन तो समझे ही हुकूमत के जाते थे, लेकिन अब ज़िमनी इलेक्शन में मुकाबला होता है, उसमें कभी हम हार भी जाते हैं, कभी हम जीत भी जाते हैं। तो ये तो हमने एक अच्छा ट्रेंड दिया कि वो ज़िमनी इलेक्शन। मतलब ये बैठेंगे कैसे, ये मुझे समझा दें कि आपकी तरफ से कोई वफद खत लेके जाएगा या उनकी तरफ से कोई आएगा, कहीं बैठना है ना, किसी ने पहल करनी है, किसी ने दावत देनी है, तो ये उनको मेज पर लाने के लिए तो कोई ना कोई एफर्ट तो होगी ना। वो कैसे? ये कैबिनेट का भी एक इजलास हुआ तो उसमें फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने हदायत दी कि अपोजिशन को ख़त लिखा जाए, जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ख़त लिखा जाए। तो कोशिश तो हो रही है, प्राइम मिनिस्टर भी अब इसका इजहार कर रहे हैं और अपनी टीम को भी उन्होंने कहा है कि राब्ते करें। फवाद चौधरी साहब को भी ये टास्क दिया गया है कि आप राब्ते करें और जिसमें कि अपोजिशन के साथ इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस मौजू के ऊपर बैठा जा सके। चलें, ठीक हो गया। धामरा साहब, आपसे एक सवाल रह गया था जो अपना रफीक साहब ने उठाया था। वो कहने लगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनको वोटिंग का हक देने के हक में अपोजिशन जमातें नहीं हैं, क्योंकि उनको खतरा है कि अगर दिया गया तो उनकी अक्सरियत तहरीक इंसाफ को वोट डालेगी। क्या ऐसी बात है? देखिए, ये उनका तजजिया है, मैं उससे इख्तिलाफ भी कर सकता हूँ, ये उनका तजजिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से तो वो बेनामी अकाउंट्स का भी केस अकबर चल रहा है, PTI उस पर भी खतरा महसूस कर रही है, छुप रही है, उसको भी ओपन करे और बिल्कुल उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। और जहां तक आपने कहा ना बैठने की, इस्लाहात के ऊपर बैठने की, ये सवाल पूरा कर लें, ये सवाल पूरा जवाब पूरा दे दें। उनका तजजिया है ना, ये नहीं, चले मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, क्या पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का हक दिया जाए? ये इस्लाहात में आते हैं, ये सारी चीजें इस्लाहात में आती हैं, और उस जब कमेटी बनेगी, जब हम बैठेंगे तो एक एक चीज पे बात होगी। मगर इशू ये है नहीं, पार्टी की इस पे पॉलिसी क्या है, मौकफ तो होगा ना जी कि आप चाहते हैं, नहीं चाहते, या अभी कोई फैसला नहीं कर पाए। मैं वो अभी किसी मीडिया टॉक शो में तो नहीं कह सकता ना, उसके लिए जब कमेटी बनेगी, जब हम बैठेंगे। और दूसरी देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। आपका बुनियादी सवाल था कि हम बैठेंगे कैसे, आप गालियां देंगे। जी, वो उस पर भी मैं आपको मौका देता हूँ,
उस पर भी मैं आपको मौका देता हूँ, लेकिन मेरी अर्ज सुन लीजिए। ओवरसीज पाकिस्तानी उससे भी ज़्यादा मुहिब वतन है, हमसे भी ज़्यादा शायद मुहिब वतन पाकिस्तानी है, और हर साल जो अरबों डॉलर वो भेजते हैं वो पाकिस्तान की इकनॉमिक लाइफ लाइन है। तो अगर हम उनको हक नहीं देंगे तो उनके साथ ज्यादती होगी। देखिए, ये तासुर क्यों पैदा किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता मैं या मेरी पार्टी ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ है, मुझे फख्र है, और आज भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उन्हीं की वजह से है। और ये ओवरसीज तो फिर तो खुल के कहना चाहिए जी, उन्हें वोटिंग का हक दें, उन्हें असेंबली का मेंबर बनने की इजाजत हो। कहां से ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से, उसी के दौर में आप सही कह रहे हैं, कार्ड बना, उसी के दौर में पासपोर्ट बना, आप ठीक कह रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के वोट बैंक की एक बड़ी वजह यह है कि उस दौर में 70s में जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर गए थे, वोट बैंक की बहुत बड़ी वजह है। तो आपको तो खुल के कहना चाहिए जी, उन्हें असेंबली का मेंबर भी बनाए, उन्हें वोट देने का हक भी दें। आप ये कतन नहीं कह सकते कि ओवरसीज पाकिस्तानी किसी एक पार्टी के पलड़े में जाएंगे। उनकी हमदर्दी सब लीडरशिप के साथ हो सकती है। मुझे आपकी हिचकिचाहट कुछ समझ नहीं आई ना, इसलिए मैंने सवाल किया। अगर मैं अभी आपके प्रोग्राम में कह दूं कि 100% ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के हामी, तो ये ज्यादती होगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वोट देने का हक मिलना चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं कि जब आपको बात करनी है पोजीशन से तो आप गालियां दे रहे हैं, तो आप तो सिंसियर है ही नहीं ना ओवरसीज पाकिस्तानी। नहीं, वो अब देखें ना, वजीर आजम ने एक फैसला किया कि अपोजिशन लीडर को एक खत लिखेंगे, वुजरा की ड्यूटी लगाई, आप राब्ते करें। अब जब खत आएगा, वुजरा राब्ते करेंगे तो आप रिस्पॉन्ड करें उस पर। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं कि उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों से सिर्फ बयाना देने की हद तक तो, या उनसे चंदा लेने की हद तक चले, वो तो ओवरसीज पाकिस्तानी उनके सपोर्टर और पीटीआई की माबैन बात है ना, हम तो वोट के हक की बात कर रहे हैं। नहीं है ना, पीटीआई सीरियस नहीं है। और चलें, अच्छा, एक सवाल फिर मैं ये आगे बढ़ता हूं, वो ये कि अब वजीर आजम साहब अपोजिशन लीडर को एक खत लिखेंगे जिसमें ये सारी बातें होंगी कि आए बैठे इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें, बाकी बातें करें। सो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए हुकूमत, अपोजिशन को? पहले तो प्राइम मिनिस्टर को अपने रवैये पे माजरत करनी चाहिए। जिस तरह वो चोर 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 कहते आए, बहुत सारे कौमी ऐसे मामला थे जिसमें 2 से 3 अमेंडमेंट जो ये फंस चुके थे अपने ही ये देखें, ये प्री कंडीशन क्या हुई? देखें, ये एक रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की बात करने दें। इससे पहले 2 ऐसी अमेंडमेंट आई थी जिसमें ये वफाकी हुकूमत, काबीना और सदर के नोटिफिकेशन में फंस गई थी। उसमें किसने मदद? अपोजिशन जो है धामरा साहब, अपोजिशन भी बड़ी गलत जबान इस्तेमाल करती है। अगर प्री कंडीशन आप रखेंगे, वो भी रख सकते हैं, फिर तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। खैर, रफीक साहब, योर कमेंट, ये जो आपने गुफ्तगू सुनी धामरा साहब की। देखिए, बुनियादी तौर पर इस गुफ्तगू को, ये सवाल को अगर आप इस तरीके से भी कर लें, धामरा साहब से शायद बात निकल आए कि नैब इस्लाहात कर लें तो इलेक्शन इस्लाहात भी कर लें। ठीक है, बुनियादी तौर पे देखें ना, ये प्री कंडीशंस हैं। अपोजिशन और हुकूमत जमहूरियत के पहिए हैं। बुनियादी तौर पे तो इन दोनों को इस मुल्क का सोचना है, इस अवाम का सोचना है, इस निज़ाम का सोचना है। अना के अंदर अगर बैठे रहेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं, आगे नहीं चल सकता। असल इशू इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं है जी, असल इशू रवैये नहीं है। असल इशू ये है कि जिस वक्त नैब इस्लाहात की बात होती है, जिस वक्त जो कानून साजी में अपोजिशन कहती है कि हमने हुकूमत को सपोर्ट किया, आप उस कानून साजी की सपोर्ट के अंदर जो शराइत रखी गई थी अपोजिशन की जानिब से, जरा वो भी तो पूछिए, वो भी तो आवाम के सामने लेके आए कि वो शराइत क्यों रखी गई थी। सही। अच्छा, मैं बताऊं क्या वजूहात थी, क्यों आपकी जानिब जवाद साहब। अब ये प्री कंडीशंस भी आ जाएंगी, बात होगी। सो वज़ीर आज़म साहब खत लिखें, वज़रा की ड्यूटी लगाएं, बात तो फिर बनती नजर नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि ये नागुज़ीर हैं इस्लाहात, आपने करनी है, आपके पास एक सादा अक्सरियत भी है, आप ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं। सो आपके ख्याल में अगर अपोजिशन नहीं भी मानती तब भी आप इस्लाहात की तरफ जाएंगे, या अगर वो जब मानेंगे तभी करेंगे? देखिए, इमरान खान इज़ डिटरमिन्ड इलेक्शन इस्लाहात के लिए, और उनकी कोशिश यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन बोर्ड हों ताकि एक कंसेंसस हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको वो सिंगल हैंडेडली नहीं करना चाहते, लेकिन अगर नहीं होगा तो जाहिर है उसमें ऑर्डिनेंस की भी ऑप्शन मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से मैं आपको सिर्फ फ्यू कमेंट, यानी कि अपोजिशन अगर नहीं भी मानती तब भी इस्लाहात आप कर देंगे? इस्लाहात के लिए इमरान खान इस डिटरमिनेंट के 2023 से पहले इस्लाहात होनी चाहिए। लास्ट मिनट है, जल्दी से ओवरसीज़ पाकिस्तानी का देखें, हम IMF से $6 अरब लेते आए हैं पिछले 3 दहाइयों से, और उसके लिए इतनी कंडीशंस होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर साल हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, इस दफ़ा तो $27 अरब तक चला गया, माजी में 20-22 अरब होता था, तो हम उनको उसके इवज़ उनका वोट का हक भी नहीं देना चाहते। और फिर एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इस वक्त ये डिस्कशन ख़त्म हो चुकी है कि आपने उनको वोट का हक देना या नहीं देना, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 2018 के इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक हासिल था, सिर्फ ये है कि उसके तरीक़ाकार को ठीक करना था, क्योंकि उस तरीक़ाकार में चंद हज़ार वोट आए।
हम ये चाहते हैं कि 1 करोड़ अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है तो उसमें से 50-60 लाख जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उस तरीकाकार पे इस वक्त हम बात कर रहे हैं। उसी के लिए ये ईवीएम या इंटरनेट वोटिंग जो है उसके ऊपर बात हो रही है। इस पे तो डिस्कशन होने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब साथ हमारे मौजूद थे, सेनेटर राजेश दामरा साहब, रफीक साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।